स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड जिसमें हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमारा सेकंड पेपर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी लेंगे यानी राजकोषीय नीति का अर्थ, और उसके बाद में डेफिनेशन। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो राजकोषीय नीति का तात्पर्य किसी देश की उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय व्यय के कार्यक्रम निर्धारित करती है। इस नीति में सरकार यह निश्चित करती है कि किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाए और उनकी दर कितनी हो, और इन करों से प्राप्त आय को किन किन मदों पर व्यय किया जाए। अर्थात सरकार जनता व अन्य साधनों से ऋण ले या हिनात प्रबंध की व्यवस्था करे। इस नीति में करों को वसूल करने की नीति भी सम्मिलित है। इस प्रकार राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट से संबंधित बातें सम्मिलित होती है। बोल्डिंग ने राजकोषीय नीति के दो पक्ष बताए हैं। प्रथम गुणात्मक पक्ष यानी क्वालिटेटिव एक्सेप्ट। इसमें उन मदों का निर्धारित किया जाता है जिन पर कर लगाया जाता है और जिस पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाता है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट यानी परिमाणात्मक पक्ष। इसमें सरकार की कर वसूल करने और प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित करने संबंधी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है राजकोषीय नीति में सरकार अपने आय और व्यय के कार्यक्रम निर्धारित करती है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले J.L. हैंसन ने कहा है राजकोषीय नीति से तात्पर्य बजट के माध्यम से करारोपणों को मौद्रिक नीति के सहायता के रूप में प्रयुक्त करना है। अगर हम इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट काल में ही पड़ती है। सामान्य परिस्थितियों में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आधुनिक की अगर हम बात करें तो राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ उसके सामाजिक दायित्व भी बढ़ जाते हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानता आदि को उचित दिशा देने एवं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि आपको मालूम है विकसित एवं विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियाँ और उनकी प्राथमिकताएं होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए दोनों प्रकार के देशों पर अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम कंस के विचार की बात करें, सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं द्वारा प्रभाव और मांग को घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में दिया जाता है। अगर हम विकासशील अर्थव्यवस्था यानी भारत में राजकोषीय नीति के उद्देश्य की हम बात करें तो वह इस प्रकार है। पहला उद्देश्य है पर्याप्त आय प्राप्त करना यानी रेवेन्यू अर्निंग। इसमें हम देखते हैं राजकोषीय नीति का सबसे प्रभावी उद्देश्य पर्याप्त सार्वजनिक आय प्राप्त करना है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि वर्तमान समय में सरकार के उत्तरदायित्व का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में आय की आवश्यकता होती है और धन के अभाव में राज्य अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु आय वृद्धि के लिए अंधाधुंध कर नहीं लगाया जा सकता। कर देश के निवासियों की करदान क्षमता पर आधारित होने चाहिए। सामाजिक दृष्टि से भी उस पर कर का भार बराबर होना चाहिए। साथ ही देश में बचत व विनियोग पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य उचित करारोपण व्यवस्था द्वारा सरकार की आय में वृद्धि करना होता है। दूसरा उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास यानी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी अगर हम बात करें तो सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार अपनी आय को राजकोषीय नीति के माध्यम से उन कार्यों पर व्यय करती है जो देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहयोग दे। जैसे आधारभूत उद्योगों, सिंचाई, विद्युत आदि पर व्यय करके सरकार तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा उद्देश्य है साधनों का उचित आवंटन यानी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें हम। साधनों का उचित आवंटन भी राजकोषीय नीति का एक प्रभावी उद्देश्य है। प्राय सभी
प्राकृतिक एवं मानवीय साधन उनकी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है और इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन साधनों के प्रयोग को उन कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक आवश्यक है। देश की संपदा का दुरुपयोग कर रोकने व उनका न्यायोचित वितरण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयोग में किए जाने चाहिए। राजकोषीय नीति के माध्यम से साधनों का विलासतापूर्ण कार्यों में आवश्यक कार्यों की ओर स्थानांतरण हो जाता है। फिर हम बात करें चौथे उद्देश्य की बात करें तो वो है पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। अगर राष्ट्रीय आय कम होने से देश में बचत और विनियोग कम होते हैं, फलस्वरूप पूंजी निर्माण भी कम होगा। इस कमी को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। राजकोषीय नीति में कर नीति के माध्यम से उपभोग को कम करके बचत को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। फिर पांचवा उद्देश्य है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक होने के कारण वर्तमान समय में घाटे की वित्तीय व्यवस्था का सहारा लिया जाता है और घाटे की वित्तीय व्यवस्था अपनाने पर देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा प्रसार का देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रकार तुरंत रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। अब राजकोषीय नीति देश में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण कर सकती है। राजकोषीय नीति के द्वारा बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है वह मुद्रा प्रसार कम हो जाता है। राजकोषीय नीति द्वारा कर बढ़ाना, जनता की क्रय शक्ति को सीमित किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जाता है। अब हम बात करें इसका जो छठा उद्देश्य वो है प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमत स्थायित्व। कीमतों में उतार चढ़ाव का सभी पहलुओं से समाज के जो विभिन्न अंग हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कीमतों से वृद्धि से जहां जन सामान्य पर बुरा असर पड़ता है, वहीं अनुचित लाभ कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं। कीमतों में कमी से रोजगार व उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। राजकोषीय नीति इन दोषों को दूर कर कीमतों में स्थायित्व लाने का प्रयास करती है। करों में कमी अथवा आर्थिक सहायता प्रदान कर कीमतें कम की जा सकती है। फिर है सातवां उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास यानी बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें संतुलित आर्थिक विकास देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से देश में संतुलित विकास किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में निजी उद्यमी विनियोग के लिए तैयार नहीं होते, उन क्षेत्रों में सरकार विनियोग करती है। अल्प विकसित क्षेत्रों में सरकार विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर है आठवां उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय चक्रीय उतार चढ़ाव के विपरीत प्रभावों को कम कर देश में आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। राजकोषीय नीति बाह्य एवं आंतरिक शक्तियों को नियंत्रण कर आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। तेजी काल में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए निर्यात व आयात पर कर लगाए जाते हैं, जबकि मंदी काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा देकर उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। फिर अगला उद्देश्य है निवेश की दर में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की दर को बढ़ाना है। निवेश की दर को बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश की नीति प्रारंभ करनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ती है। निर्धन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने व रोजगार की कमी के कारण पूंजी निर्माण की जो दर है वो काफ़ी कम है। यहाँ निर्धनता का जो कुचक्र है वह प्रमुख समस्या होती है। यहाँ राजकोषीय नीति करों के द्वारा उपभोग को कम करती है और बचत को प्रोत्साहन करने का प्रयत्न करती है। विकसित देशों में अवांछित उपभोग को कम करने में करारोपण की नीति को काम में लिया जाता है। अब इसका आखिरी उद्देश्य वो है रोजगार के अवसर बढ़ाना यानी क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा बेकारी व अर्ध बेकारी को
कम करना होता है। इसके लिए राज्य को सामाजिक व आर्थिक सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कुछ बिंदुओं के आधार पर राजकोषीय नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम कल एक नए वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के जो भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आते हैं सार्वजनिक आय नीति या करारोपण नीति यानी जिसे हम बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और तीसरा है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी यानी सार्वजनिक ऋण नीति, और चौथा इसका जो कंपोनेंट है वो है बजटरी पॉलिसी यानी बजटीय नीति। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।